नमस्कार दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी आपके सामने दिल्ली से छपने वाले अखबारों के बंडल के साथ क्या छपा क्या छिपा कुछ खबरें हैं दोस्तों जिन पर आज बात करना चाहता हूं। एक तो यूपी में बलिया में जो कुछ हुआ, जिस ढंग से बीजेपी का समर्थक धीरेन्द्र सिंह नाम का वो शख्स, बीजेपी के स्थानीय विधायक का करीबी वो शख्स, बीजेपी के कई नेताओं का करीबी वो शख्स, जिस ढंग से गोली उसने चलाई, गोली चलाने के बाद एक मौत हुई, पुलिस की पकड़ में आया, अधिकारियों की मौजूदगी में यह सब हुआ और उसके बाद वो फरार है। फरार होकर अब वो वीडियो संदेश जारी कर रहा है और उसके बाद अपने को बेगुनाह बता रहा है। तो आखिर योगी सरकार एक ऐसे सिरफिरे को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही है? क्या वजह है कि बीजेपी के विधायक उस शख्स की पैरवी कर रहे हैं, उसे क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि उसने आत्मरक्षार्थ सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई? अखबारों में इस तरह से खबरें नहीं हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि एक कातिल जिसने कत्ल किया, बहुत सारे लोगों की मौजूदगी में किया, वो वीडियो संदेश जारी कर रहा है, गिरफ्त में नहीं आ रहा है, उस पर कुछ इनाम राशि की घोषणा हुई है, लेकिन कई लोग बीजेपी के समर्थक, स्थानीय लोगों से लेकर बीजेपी विधायक तक उसके पक्ष में दलीलें दे रहे हैं कि उसने जो कुछ किया अपने बचाव में किया। तो सवाल योगी की साख पर है, योगी सरकार के इकबाल पर है, और इसमें एक जातीय एंगल भी है जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं। उस शख्स का वीडियो, छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि कोई शख्स इतना बेखौफ हो सकता है कि 50 लोगों की मौजूदगी में, बड़े बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में, एसडीएम और पुलिस वालों की मौजूदगी में गोली चलाकर कत्ल करता है। उसकी गोली से किसी की मौत होती है। मामला क्या है आपको पता होगा, कई बार इस पर वीडियो में बात हो चुकी, इसलिए तफसील से नहीं जा रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा योगी सरकार के इकबाल पर है। सबसे बड़ा मुद्दा उस विधायक का है जिस विधायक ने अब भी उस धीरेन्द्र सिंह के पक्ष में बार बार बयान जारी किया है, और वो विधायक हैं सुरेंद्र सिंह। तो सवाल ये उठता है, सुरेंद्र सिंह योगी राज में उनकी इतनी हनक है कि जिस शख्स को यूपी पुलिस ने, जिस शख्स की तलाश में यूपी पुलिस की कई टीमें होगी, जिस पर कत्ल का इल्जाम है, जिस पर इनाम घोषित किया, उसके पक्ष में बीजेपी के विधायक बयान दे रहे हैं। सुन लीजिए धीरेन्द्र सिंह का छोटा सा बयान, उसके बाद बाकी खबरों पर आता हूं। कोई कह रहा है कि आत्मसम्मान में, मैं मानता हूं कि आत्मसम्मान में, लेकिन मैं तो ये नहीं जानता किसने गोली चलाई, किसकी गोली से वो मरे। लेकिन अगर मेरे माता पिता को, भाई बहन को, जो भी परिवार के सदस्य को मारा जाएगा, मेरे पास चाहे जो भी रहेगा मैं तो उसे मारने की कोशिश करूंगा, लेकिन उस समय मेरे परिवार के पास कुछ नहीं था, क्योंकि हम लोग झगड़ा। ये परम आदरणीय धीरेन्द्र सिंह वही शख्स हैं जो पूर्व फौजी रहे हैं, बीजेपी नेताओं के करीबी रहे हैं, और लोकसभा चुनाव के दौरान का भी इनका एक वीडियो वायरल है जिसमें बीजेपी के प्रचार में कुछ संदेश जारी करते हुए दिख रहे हैं कार के भीतर से, और अब फरार है, और उसके बाद भी वीडियो संदेश जारी कर रहे हैं। कब पकड़े जाएंगे ये आदरणीय धीरेन्द्र जी, ये अलग सवाल है, लेकिन उससे बड़ा सवाल है कि बीजेपी का विधायक, बीजेपी के समर्थक लगातार इनका बचाव कर रहे हैं। तो ये देखना है कि अब आगे क्या होता है, सरकार क्या करती है। और ये जो कुछ हुआ सरेआम हुआ, और बहुत सारे लोगों की मौजूदगी में हुआ, जिसमें एसडीएम भी थे, जिसमें पुलिस वाले थे, और उस धीरेन्द्र सिंह को पकड़ने के बाद छोड़ दिया गया, या वहाँ से निकल भागने में वो कामयाब हुआ, जो भी वजह है। चलिए, तो ये खबर है। इसके अलावा कुछ खबरें हैं अखबारों में दोस्तों। एक जो मैंने शुरू में चिराग पासवान का जिक्र किया, उस पर आने से पहले, क्योंकि वहाँ भी चिराग ने कुछ बातें अहम कही है कि उनके दिल में मोदी रहते हैं, वो हनुमान है मोदी के। इसके पीछे क्या वजह है आगे बताऊंगा। उससे पहले एक दिलचस्प खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में पहले पन्ने पर छपी है, भास्कर में भी छपी है। दीपिका और जैकलीन फर्नांडिस नरेगा के जॉब कार्ड्स में मध्य प्रदेश में पाए गए हैं, पहले पन्ने पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर छापी है। और दरअसल ये कहानी ये है कि मध्य प्रदेश के खरगोन इलाके में झिरन्या जनपद है और पीपरखेड़ा नाका पंचायत का ये मामला है। हालांकि जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन पता चला कि कई लोगों के 11 ऐसे लोग मिले जिनका जॉब कार्ड फर्जी है, नाम उनका है या उनकी पत्नी का है,
लेकिन तस्वीर जो अपलोड की गई है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट होती होगी जिस पर जिन्हें जॉब मिला और जिन्हें पैसे मिले वो दर्ज होता है, उसमें दीपिका पादुकोण और जैकलिन फर्नांडिस की तस्वीर है। और ये बड़ा दिलचस्प है। अब इसमें फर्जीवाड़ा किसने किया, किसने जॉब कार्ड बनाया, जून जुलाई के बीच पैसे की निकासी भी हुई, अब इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। लेकिन कुछ लोगों की कहानी दैनिक भास्कर ने भी छापी है कि 1 दर्जन ऐसे कार्ड आए हैं जिनमें एक्ट्रेस और मॉडल की फोटो लगाकर लाखों की रकम निकालकर फर्जीवाड़ा किया गया। जिला पंचायत सीईओ गौरव बैनल ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा 1 सप्ताह के भीतर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। अब इसमें पता चला कि कोई जैसे सोनू है, अब मेल या पुरुष का नाम है लेकिन तस्वीर दीपिका पादुकोण या जैकलिन फर्नांडिस की लगी है। ऐसे ही कुछ लोग बता रहे हैं कि मेरे पास जॉब कार्ड है लेकिन मेरी पत्नी के नाम का दूसरा फर्जी जॉब कार्ड बनवा लिया गया। सर्च किया तो पता चला वहाँ भी दीपिका की तस्वीर लगाई है, जिसने भी लगवाई। तो एक फर्जीवाड़ा की कहानी है जो टाइम्स ऑफ इंडिया में पहले पन्ने पर है, भास्कर की वेबसाइट में और कहीं दिखी नहीं। लेकिन दिलचस्प है कि देखिए ये कैसे कौन लोग थे और कैसे ये हो गया। दीपिका पादुकोण की तस्वीर कोई भी पहचानता है, जैकलिन फर्नांडिस को कोई भी पहचान सकता है। अब सोनू के नाम पर इसकी तस्वीर लग जाए या सोनू की पत्नी के नाम पर दीपिका की तस्वीर लग जाए और उसके बाद किसी को पता न चले, चाहे वो पंचायत के लोग उसमें शामिल हों, चाहे छोटे अधिकारी शामिल हों, लेकिन फर्जीवाड़ा है। और ये फर्जीवाड़ा अगर एक जगह हो रहा है तो जांच होगी तो पता चलेगा कि ऐसे फर्जीवाड़े और कहीं हो रहे हैं क्या। तो ये खबर है। अब आते हैं दोस्तों चिराग की खबर की तरफ। चिराग पासवान ने एक चर्चित बयान दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि मेरे दिल में मोदी रहते हैं, मैं मोदी का हनुमान हूं और मैं चीर कर दिखा सकता हूं कि मेरे दिल में मोदी हैं, मुझे मोदी की तस्वीर लगाने की जरूरत नहीं। एक और बात उन्होंने कही, मेरा अटूट विश्वास ही नहीं अटूट अंधविश्वास है मोदी पर। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बातें बीजेपी के नेता भी खुलेआम जल्दी करते हैं। ये चाटुकारिता की चरम की श्रेणी में ये स्टेटमेंट है कि मेरे दिल में मोदी हैं, मैं चीर कर दिखा सकता हूं, मैं मोदी का हनुमान हूं। ऐसे बयान बीजेपी के कुछ नेता, छिटपुट छोटे नेता देते हैं। लेकिन चिराग को ये क्या हो गया? और अगर चिराग ये कह रहे हैं तो क्यों कहना पड़ा? ये तब हुआ जब चिराग पासवान ने लगातार टारगेट किया नीतीश कुमार को। बीते कुछ सप्ताह से यह कहानी चल रही थी, कई बार वीडियो में बता चुका था। और उसके बाद जब नीतीश कुमार की तरफ से एतराज किया गया कि चिराग पासवान कह रहे हैं बिहार में एलजेपी और बीजेपी की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार को वोट मत दो, ऐसे अपीलें कर रहे हैं और जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का ऐलान करके उम्मीदवार उतार भी रहे हैं। और उसमें ऐसे भी उम्मीदवार हैं 9 जो बीजेपी में पहले रहे, मौजूदा विधायक, पूर्व विधायक जिनकी टिकट कटे या बीजेपी के नेता। तो नीतीश कुमार की नाराजगी, फिर चिराग की खबर ये आई, चिराग के हवाले से एक टेलीविजन इंटरव्यू के हवाले से उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें मैंने अपनी असहमति, नीतीश कुमार से नाराज़गी, कैसे मैं जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार खड़े करूंगा, ऐसी बातें अमित शाह और जेपी नड्डा को मैं बता चुका हूँ। और जब ये खबर आई तब कल क्या हुआ? कल 2 बड़े नेताओं के बयान आए। ख़ासतौर से जेपी नड्डा पहले बिहार में कह चुके हैं कि चिराग पासवान अलग हैं, एनडीए से बाहर हैं, बीजेपी, जेडीयू और 2 छोटे दल, हम मांझी की पार्टी और मुकेश सहनी की वीआईपी, 4 दलों का गठबंधन है और हमारा चिराग से कोई रिश्ता नहीं है। कल भी क्या हुआ? भूपेंद्र यादव, बीजेपी के महासचिव, ताकतवर सचिवों में से एक है। जब चिराग पासवान की तरफ से ऐसे बयान आए तो फिर भूपेंद्र यादव ने ट्वीट पर लिखा, प्रधानमंत्री के नाम का इस्तेमाल कर चिराग पासवान भ्रम पैदा कर रहे हैं। बिहार चुनाव में एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी हम गठबंधन में है, एलजेपी से हमारा गठबंधन नहीं है, ना वो एनडीए का हिस्सा है। चिराग को न भ्रम में रहना चाहिए, न भ्रम पालना चाहिए, न भ्रम फैलाना चाहिए। इसी तरह की बात प्रकाश जावड़ेकर ने कही कि चिराग पासवान वोट कटवा है, चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं है। और बाकायदा प्रकाश जावड़ेकर ने कही, ऐसा लगा कि ये तय करके कहा गया कि वो ऐसा कहें। तो ये अखबारों में, कुछ अखबारों में खबर इस तरह से छपी है, नवभारत टाइम्स में भी है, अमर उजाला में भी है कि मैं हनुमान हूँ मोदी का। लेकिन सवाल उठता है, जिसको मैं पहले के वीडियो में भी कह चुका हूँ, प्रभात खबर पटना में भी कुछ जानकारी है वो भी मैं बताता हूँ, पहले के वीडियो में भी कह चुका हूँ।
औकात बहुत चर्चित हुआ है हाल के दिनों में। मैं औकात इस्तेमाल नहीं करता हूं, कई बार ये डिफेमेटरी लग सकता है। हैसियत, चिराग पासवान की क्या ये हैसियत है कि चिराग पासवान अमित शाह और मोदी की नाराज़गी मोल लेकर इस तरह से नीतीश कुमार पर हमले करें और नीतीश कुमार के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े करें और डंके की चोट पर कहें कि हम नीतीश कुमार को हराएंगे, बीजेपी एलजेपी की सरकार बनाएंगे। यहां तक कि 7 निश्चय जो नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना है उसमें घोटाले हुए हमारी सरकार, हमारी मतलब एलजेपी बीजेपी की सरकार बनेगी तो घोटालेबाजों को जेल भेजेंगे। क्या लगता है ये मुमकिन है? मैंने कम से कम 50 लोगों से बीते 7, 8, 10 दिनों में बात की है, बिहार से लेकर दिल्ली तक। एक भी आदमी मुझे ऐसा नहीं मिला जो ये मानने को तैयार हो जाए कि चिराग पासवान जो ये कर रहे हैं वो बिना बीजेपी की बैकिंग या बीजेपी की सहमति या मौन सहमति या जिस भी तरह की सहमति के बगैर कर रहे हैं। हर आदमी यही मानता है कि कहीं न कहीं बीजेपी से एक अंडरस्टैंडिंग है। उस अंडरस्टैंडिंग के मायने आप समझते हैं, जो मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूं। उस अंडरस्टैंडिंग का पहला मायने है कि चिराग पासवान जहां भी जेडीयू के वोट काटेंगे, जेडीयू को नुकसान पहुंचाएंगे, जेडीयू की सीटें कम होगी, चिराग पासवान की जितनी भी सीटें आ जाए, अभी 2 सीटें हैं चिराग पासवान की न्यूनतम, तो वो स्थिति में है कि इससे ज़्यादा, इससे नीचे कहाँ जाएंगे। 8 आ जाए, 6 आ जाए, 10 आ जाए, 12 आ जाए, दावे उनके जितने भी हो। तो सवाल उठता है जो भी सीटें एलजेपी को आएगी वो एनडीए के खाते में है, जो जेडीयू की घटेगी वो नीतीश को नुकसान है। और नीतीश को नुकसान अगर होता है, उनके नंबर्स कम होते हैं, तो आज जितनी बार ऑन रिकॉर्ड बीजेपी बीते 1 सप्ताह से भले कहे कि सीट कम भी आएगी तो भी नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं हो रहा क्या ये होगा। और अगर गेम कुछ उल्टा हुआ और चिराग पासवान जैसे आज मोर्चेबंदी कर रहे हैं, तब भी मोर्चेबंदी अगर चिराग पासवान करते हैं तो भी स्थितियां क्या नहीं बदलेगी। लेकिन ये सारी बातें अभी हवा में है। खबरों पर आते हैं दोस्त। लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो यकीन करेंगे जो चिराग पासवान ये कहते हों कि मेरे दिल में मोदी रहते हैं, मुझे पोस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बीजेपी की तरफ से कहा गया प्रधानमंत्री के पोस्टर का आप इस्तेमाल नहीं करें। तो वो कह रहे हैं मैं हनुमान हूँ, मैं चीर कर दिखा सकता हूँ, मैं अंधभक्त हूँ, मैं अंधविश्वासी हूं। इतनी बड़ी बात कोई आदमी ऐसे कहेगा? तब आप कह सकते हैं बीजेपी के नेता से जब सवाल पूछा जाएगा वो कहेंगे कोई अगर अंधभक्त होना चाहता है, कोई अगर एकलव्य होना चाहता है, कोई अंधविश्वासी होना चाहता है, कोई हनुमान ही बनना चाहता है तो हम कैसे रोक लें। हाँ, ये बात वाजिब है, लेकिन आप ऐसे रोक सकते हैं कि फिर ये घोषित तौर पर हो जाए कि चिराग पासवान से आने वाले समय में कोई रिश्ता नहीं। चिराग पासवान, अभी रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री थे, अभी निधन हुआ है, वो सीट खाली हुई है। हालांकि रामविलास पासवान अभी होते तो भी केंद्र में मंत्री रहते और तो भी ऐसे ही चिराग पासवान कर रहे होते, क्योंकि ऐसे ही कर रहे थे पासवान जी के रहते हुए भी। तो क्या ये मुमकिन है कि दिल्ली में पिता मंत्री, बेटे ने मोर्चा खोला, पार्टी बीजेपी कहे हमारा कोई रिश्ता नहीं, दिल्ली में रिश्ता, बिहार में रिश्ता नहीं, बिहार का एनडीए अलग, दिल्ली का एनडीए अलग। तो इस कहानी को समझिए और इस कहानी को नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं। यही कुछ अखबारों में खबरें हैं और इन खबरों में एक जो दिलचस्प पटना में छापा है प्रभात खबर में, पटना के प्रभात खबर में एक दिलचस्प खबर ये छापी है। आपको पता होगा कि चिराग पासवान के परिवार में सारे उनके 2 चाचा, पिता, एक चाचा जिनका निधन हुआ रामचंद्र पासवान, और एक चाचा पशुपति कुमार पारस। तो पशुपति कुमार पारस सांसद भी रहे, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे, कई बार विधायक भी रहे। उनके जो एक चाचा जिनका निधन हुआ रामचंद्र पासवान 4 बार सांसद रहे। उनके बेटे प्रिंस अभी सांसद भी हैं और बिहार यूनिट के अध्यक्ष भी हैं। चिराग पासवान तो 2 बार सांसद रहे ही हैं। पूरा परिवार एलजेपी परिवार है। लेकिन अभी खबर जो प्रभात खबर ने छापी है कि जो इनके चाचा हैं पशुपति कुमार पारस, उन्होंने तारीफ की नीतीश कुमार के कामकाज की। हेडलाइन में लगा रहा हूं कि दोपहर में पारस ने की नीतीश की तारीफ, शाम होते ही पलटे। और इस तारीफ में इन्होंने कहा है कि काफ़ी, एक न्यूज़ चैनल पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को बड़ा भाई मानते हुए कहा उनके शासनकाल में काफ़ी विकास हुआ है, काम करने का तरीका अच्छा था। लेकिन कुछ ही घंटे के बाद फिर उन्होंने पलटी मारी और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने भतीजे के साथ, प्रिंस के साथ, जो सांसद और
बिहार यूनिट के अध्यक्ष हैं, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और उसके बाद उन्होंने सफाई दे दी। 6 घंटे के भीतर 180 डिग्री पर यूटर्न। ये दो जो उनके बयान है पहले और बाद, ये प्रभात खबर के हवाले से टेक्स्ट लगा रहा हूँ, इससे आपको समझ में आएगा। नीतीश के काल में विकास नहीं हुआ। 6 घंटे पहले विकास हुआ, 6 घंटे बाद विकास नहीं हुआ। बाढ़ से कोरोना निपटने में राज्य सरकार फेल रही और फिर उन्होंने वही कहा लोजपा और बीजेपी की सरकार बनेगी, उसके पहले तारीफ की। और उसके बाद यहाँ वही ट्वीट जो भूपेंद्र यादव ने किया और चिराग पासवान ने जो भी बात कही। अब सवाल उठता है, एलजेपी के भीतर भी कुछ चल रहा है क्या? एलजेपी के भीतर भी चिराग के नेतृत्व को चुनौती देने के कोई आसार परिवार में भी बन रहे हैं क्या? कुछ मतभेद हैं क्या? ऐसी मतभेद की खबरें समय समय पर आई है। आज रामविलास पासवान नहीं है तो चिराग पासवान पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इस चुनाव में परफॉर्म करना, चुनाव के बाद पार्टी को एकजुट रखना और आज जो कुछ कर रहे हैं, अपना फैसला कर रहे हैं, उस फैसले का असर चुनाव के बाद नतीजों पर निर्भर करता है कि नतीजे किस दिशा में जाते हैं। तो ये खबर है। कुछ पत्रकार ये कह रहे हैं कि बीजेपी और एलजेपी का रिश्ता खत्म समझिए, जिस ढंग से बीजेपी नेताओं ने साफ साफ कह दिया कि वोट कटवा है। चिराग पासवान ने उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की प्रकाश जावड़ेकर के बयान पर कि मुझे दुख हुआ है बीजेपी नेता के बयान पर, निराशा नहीं। और उसके बाद भी उन्होंने सकारात्मक बातें की है और यही कहा है कि मेरा मकसद है कि मैं चाहता हूं कि बीजेपी की सरकार बने, मोदी जी के नेतृत्व में बिहार के मुख्यमंत्री चलें और बीजेपी की सरकार बने। इसी तरह की बात लगातार कर रहे हैं और इसी तरह की बातें अब कुछ लोग मीडिया में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, ये भ्रम है कि चिराग पासवान के पीछे बीजेपी का कोई हाथ नहीं। हालांकि 5 ऐसी सीटों पर भी चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं जहां बीजेपी है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि वो फ्रेंडली फाइट। तो आज कुछ इंटरव्यू भी छपे हैं एक्सप्रेस में, उनसे एक लंबी बातचीत पटना के जो करस्पॉन्डेंट हैं उन्होंने किया है। वहाँ भी चिराग पासवान ने वही सारी बातें दोहराई है जो लगातार वो कह रहे हैं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, ये मेरा एक जितनी मैं समझता हूँ उसके आधार पर मेरा आकलन है। चुनाव के बाद देखते हैं, स्थितियाँ जैसी होगी उसके आधार पर कुछ चीज़ें तय होगी। फिलहाल यही खबर सारे पटना से छपने वाले अखबारों में भी है, दिल्ली में भी है और यहाँ चिराग पासवान ने अपनी बात की है कि कैसे ओवरऑल डेवलपमेंट चाहते हैं। और उसके बाद एक लिज मैथ्यू की भी स्टोरी है, उन्होंने भी पूरा बैकग्राउंड के साथ ये सब छापा है कि कैसे चिराग पासवान अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं और बीजेपी को लेकर जो कन्फ्यूजन है। बीजेपी के कुछ नेता बार बार कह रहे हैं कि चिराग पासवान मतदाताओं को कन्फ्यूज कर रहे हैं। एक्सप्रेस की खबर में ये भी लिखा है कि बीजेपी के वोटर भी कुछ जगह कन्फ्यूज कर रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे रिएक्ट करें। जहां जेडीयू के सामने एलजेपी के उम्मीदवार होंगे वहां, तो ये सारी स्थितियां अभी अलग अलग किस्म की है। क्या बनती है आगे आने वाले समय में दिखता है। अब ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां बिहार में होने वाली है 23 तारीख से 12 रैलियां, कुछ अखबारों की हेडलाइन है, भास्कर में मेरे ख्याल से हेडलाइन बनाया है। और योगी की रैली भी शुरू होने वाली है। अब ये है कि जेडीयू का जोर इस बात पर है और उस इलाके में रैली होनी है जहां एलजेपी जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतार रही है। तो प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? क्या प्रधानमंत्री एलजेपी के बारे में कुछ बोलते हैं? क्या प्रधानमंत्री उस तेवर से एलजेपी के खिलाफ कोई शब्द का इस्तेमाल करते हैं? ये हम देखेंगे, इसका भी इंतजार होगा। और यही भास्कर ने छापा है, मोदी की बिहार में होगी 12 रैलियां, 23 अक्टूबर से शुरू करेंगे प्रचार। मोदी की रैलियों के जरिए भाजपा की नज़र 110 सीटों पर, और ये सब पूरी जानकारी है। खैर, तो ये है दोस्तों, लेकिन मेरा अपना एप्रीहेंशन है जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एक खबर है सुशांत राजपूत केस में जो नवभारत टाइम्स ने पहले पन्ने पर छापा है, जिसमें फेक न्यूज़ को लेकर एक गिरफ्तारी हुई है दिल्ली से विभोर आनंद नाम के एक शख्स का, जिस पर आरोप है कि उसने गलत खबर, फर्जी खबर फैलाई सोशल मीडिया के ज़रिए। तो इसे गिरफ्तार करके मुंबई पुलिस मुंबई ले गई है, दिल्ली से पकड़ा गया और उसके बाद ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया। आरोप है कि विभोर ने सुशांत के और उनकी मैनेजर दिशा सालियान की मौत को लेकर झूठी बातें गढ़ी और लोगों को बेबुनियाद बातें बताकर बरगलाने की कोशिश की। तो ये गिरफ्तारी हुई है। लेकिन इसके साथ एक दूसरी ज़रूरी और बड़ी खबर है जिसका जिक्र मैंने कल भी किया था। सुशांत सिंह की मौत के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं, उन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बार बार कुछ बातें कही है।
और वो बातें बहुत अहम हैं। अब बॉम्बे हाईकोर्ट के हवाले से बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या प्रसारण से पहले निगरानी की कोई व्यवस्था है ताकि न्यूज़ चैनल के टेलीकास्ट से किसी तरह का नुकसान होने से रोका जा सके, और साथ में ये भी कि मीडिया अगर लक्ष्मण रेखा लांघता है तो संसद का काम बनता है वो दखल दे, अदालत इसमें क्यों पड़े। तो बॉम्बे हाईकोर्ट का ये कहना कि मीडिया अगर लक्ष्मण रेखा लांघता है तो संसद का काम बनता है वो दखल दे, और उसके अलावा ये कहना कि बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी का सबसे ज़्यादा बेजा इस्तेमाल हो रहा है। मीडिया ट्रायल को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट के ये तेवर, बॉम्बे हाईकोर्ट का ये कहना बहुत मायने रखता है। नवभारत टाइम्स में प्रमुखता से ये खबर छपी है, बोलने की आज़ादी का सबसे ज़्यादा बेजा इस्तेमाल, और उसके बाद ये जानकारियाँ हैं कि चूँकि ये सुनवाई चल रही है और उसमें 8 पुलिस के पूर्व अधिकारी हैं जिन्होंने पिटीशन याचिका दायर की है। चीफ जस्टिस बॉम्बे हाईकोर्ट के दीपांकर दत्ता, जस्टिस GS कुलकर्णी की बेंच ने कहा, और वही बात जो मैंने कल के वीडियो में भी कहा, पहले भी कहा, चूँकि ये बार बार बात हो रही है, बार बार ये बात हो रही है कि प्रिंट मीडिया के लिए सरकार ने कुछ कायदे बनाए हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए क्यों नहीं है। और कोर्ट ने कहा कि समय बदल चुका है, यह ऐसा अधिकार है जिसका सबसे ज़्यादा बेजा इस्तेमाल हो रहा है। न्यूज़ चैनल के नियमन को लेकर बना मौजूदा सिस्टम कितना प्रभावी है, इसको लेकर हम चिंतित हैं। जजों ने ऐसा भी कहा कि हर किसी को कुछ भी कहने का लाइसेंस मिला हुआ है जब तक कि नुकसान ना हो जाए। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये कहना कि केंद्र से पूछना कि टीवी चैनलों के कंटेंट को प्रसारण से पहले चेक करने का क्या सिस्टम है। पहली बात कि प्रसारण से पहले चेक करने का ना कोई सिस्टम है, और मैं मानता हूं व्यक्तिगत तौर पर कि ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं होना चाहिए। ये सिस्टम हो जाएगा तो सेंसरशिप हो जाएगी, और ये सेंसर दूरदर्शन में दशकों से होता रहा है। इंदिरा गांधी के ज़माने में, कांग्रेस के ज़माने में, राजीव गांधी के ज़माने में, हर दौर में, वाजपेयी के ज़माने में, हर दौर में दूरदर्शन में हम लोगों ने भी प्रोग्राम्स बनाए। दूरदर्शन में किसी ज़माने में 90 के आखिरी दशक में, 90 के दशक के आखिरी सालों में दूरदर्शन के लिए रोज़ाना प्रोग्राम में बनाता था, उसका एडिटर था, और एक एक टेप, एक एक स्टोरी प्रीव्यू होती थी। तो सेंसर तो नहीं होना चाहिए, टेलीकास्ट से पहले चेक नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसी व्यवस्था, ऐसे नियमन को लेकर ज़रूर गाइडलाइंस और सख्ती होनी चाहिए कि अगर कोई एजेंडा फैलाकर ऐसी मुहिम चलाता है, देश के माहौल को ख़राब करने की कोशिश करता है, फेक न्यूज़ चलाता है, तो उसके मामले में सख्ती हो। लेकिन सरकार यहाँ ढीली है, सरकार का रवैया लचर है, सरकार का रवैया बचाने वाला है, बॉम्बे हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी और दिल्ली हाई कोर्ट में। उसकी वजह पर मैं कई बार बात कर चुका हूँ। लेकिन अब यहाँ क्या हुआ, अर्नब गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कह दिया है कि आप बॉम्बे हाई कोर्ट जाएँ, जिन मामले में टीआरपी के फर्जीवाड़े में पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। अर्नब गोस्वामी को यही चिंता है कि बॉम्बे हाई कोर्ट की पीठ, चीफ जस्टिस समेत, जिस तरह से अपनी राय जाहिर कर रही है, जो तल्खी और तेवर ऐसे मामलों में दिखा रही है, तो कहीं उनको इसकी भी चिंता होगी कि किस पीठ में उनका मामला जाता है और उसका क्या असर होता है। यही अमर उजाला में भी खबर छपी है, अलग अलग अखबारों में, चूँकि सब जगह खबर छपी है, और उसमें है बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों पर कार्रवाई का प्रावधान है तो चैनलों पर क्यों नहीं। और वही लक्ष्मण रेखा लांघने की बात बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछी है, कही है, और ये हिंदी अंग्रेजी कई अखबारों में खबर है। तो एक तो ये खबर है। उसके अलावा एक खबर जो कल मुझे दिखी थी, आज भास्कर ने और जागरण ने बहुत प्रमुखता से छापी है, वो खबर है शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह संधू की जिस ढंग से घर में घुसकर पंजाब में हत्या हुई है। एक शख्स जो आतंकवाद जब पंजाब में था, उस दौर का एक जांबाज आदमी जो आतंकवाद से मुकाबला अपने परिवार के साथ मिलकर कर रहा था, जिसके परिवार पर 2 दर्जन बार हमले हुए, और उसने आतंकवाद से न सिर्फ मुकाबला किया बल्कि जब उनके घर पर हमले हुए तो उस हमले के दौरान पूरा परिवार अपने घर की छत पर बंकर की तरह उन्होंने बचने के इंतजाम कर रखे थे या मुकाबले के लिए इंतजाम कर रखे थे। वहाँ से उन्होंने भी जवाबी फायरिंग पूरे परिवार ने की, और उसके बाद आतंकी कुछ मारे गए, बाकी भागे, लेकिन उसके बाद उन्हें शौर्य चक्र मिला। पहला, इतिहास में पहला मामला है जिसमें पूरे परिवार को शौर्य चक्र मिला। लेकिन बलविंदर सिंह संधू की गोली मारकर हत्या कर दी गई,
और आरोप यह है कि उन्हें जो सुरक्षा मिली हुई थी वो सुरक्षा कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने, लोकल एसपी ने वापस ले ली और उसके बाद उनके घर पर गोलियां चली और वो मारे गए। ये अखबार में भास्कर ने लीड छापा है कि आतंकियों से लोहा लेने वाले शौर्य चक्र विजेता संधू की घर में घुसकर हत्या। 30 साल पहले 200 आतंकियों ने घर पर हमला बोला। रात भर भाई भाभी और पत्नी के साथ लोहा लेते रहे। सुबह आतंकियों को लौटना पड़ा। और उसके बाद इसी में है कि बलविंदर और उनके परिवार ने आतंकवाद के दौर में 20 हमले झेले। बलविंदर, रंजीत सिंह और दोनों की पत्नियों को 1993 में राष्ट्रपति ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया था। देश और दुनिया का इकलौता परिवार है जिसके 4 सदस्यों को शौर्य चक्र दिया गया। और उसके बाद बलविंदर सिंह की यूं हत्या। तो जाहिर है कैप्टन अमरिंदर सिंह के सरकार के माथे पर कलंक है। और उसके बाद ये जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि आखिर बलविंदर सिंह की सुरक्षा क्यों वापस ली गई। बहुत सारे ऐसे नेता जिनके नेटवर्क होते हैं, जिनको कोई खतरा नहीं होता है, जिनको सिर्फ अपनी हनक दिखाने के लिए या अपना जलवा दिखाने के लिए या अपनी हैसियत दिखाने के लिए या अपना प्रभाव दिखाने के लिए सुरक्षा का घेरा मिलता है, सुरक्षा के लिए लोग मिलते हैं, अलग अलग कैटेगरी में सुरक्षा मिलता है। लेकिन एक शख्स जिसे खतरा था, जो आतंकवाद के दिनों में जिसने आतंक से मुकाबला किया, उस शख्स को गोली मार दी गई क्योंकि उसे बचाने के लिए या उसके साथ जो गार्ड थे, जो सुरक्षा कर्मी थे, उन्हें हटा लिया गया था। हालांकि इस मामले में जो खबरें पढ़ी उस दौर की जानकारी उतनी मुझे नहीं थी कि वो निजी तौर पर वो और उनके भाई नौकरी करते थे, नौकरी छोड़कर अपने गांव में रहने लगे और निजी तौर पर अपने तौर पर वो आतंकवादियों की मुखालफत करते थे, मुकाबला करते थे। उसमें ये भी जानकारी, जैसे जागरण ने भी लीड छापा है इसी खबर को, और अंदर के पन्ने पर शौर्य चक्र विजेता की घर में घुसकर हत्या। और उसमें उस समय हिंदुओं का बचाव करते थे, जो सब जगह छापा है कि बहुत लोगों को उन्होंने पनाह भी दी और उनके परिवार वालों को कहना है हिंदुओं को सुरक्षा देने के कारण बलविंदर के परिवार पर 40 बार आतंकी हमले हुए। उस दौर में जो पंजाब में हिंदू थे उन्हें भी टारगेट किया जा रहा था आतंकवाद के उस दौर में, 80 के दशक में और 90 के शुरुआती दशक में। लेकिन यह हत्या सरकार की लापरवाही का नतीजा है। उनकी सुरक्षा वापस लेने को भी एक वजह मान सकते हैं कि उनको बचाने के लिए या आतंकवादी को लगा कि उनके साथ कोई नहीं है या उनके बचाव में कोई नहीं है, इसलिए कोई भी 2 बाइक सवार आया और गोलियां चलाकर चला गया। तो ये खबर है। इसके अलावा हालांकि इसमें मैं मानता हूं कि सवाल सरकार से बार बार पूछे जाने चाहिए कि आखिर उनकी सुरक्षा वापस कैसे ली गई। एक खबर उसके बाद है, बेटियों की शादी की उम्र बदलेगी, यह हर धर्म पर लागू हो सकती है। 42 साल बाद बड़े बदलाव का खाका तैयार। भास्कर ने लीड छापा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भी इसका जिक्र किया था और अब क्या हुआ, और इसके लिए एक कमेटी भी बना दी गई थी जो जया जेटली की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का दरअसल गठन किया गया था कि लड़कियों की शादी की उम्र, न्यूनतम उम्र में बदलाव। अभी न्यूनतम उम्र 18 साल है, लड़कों की 21 साल। तो ये सवाल उठे हैं कि 2 क्यों है, लड़कियों के लिए 18 क्यों, लड़कों के लिए 21 क्यों। तो अब इसके बारे में कहा जा रहा है उस टास्क फोर्स ने रिपोर्ट दे दी है। अब देखते हैं होता क्या है। यदि यह सिफारिशें लागू होती है तो 42 साल बाद विवाह की उम्र बदलेगी। और उसके बाद इसमें और क्या क्या है, मुझे लगता है जब उसकी रिपोर्ट आ जाए और सरकार इस पर अमल करने का ऐलान करे तो पता चलेगा। अभी इसमें मैं मानता हूं कि सकारात्मक है अगर सरकार इस तरह का कोई प्रावधान करती है, क्योंकि बाल विवाह को लेकर हम लोग कई बार सवाल सुनते रहे हैं, देखते रहे हैं, जानते हैं कि बाल विवाह होता रहा है। अब पुलिस के डर से, सरकार के डर से एक जन जागरण हुआ, उसकी वजह से चोरी छुपे, लेकिन राजस्थान के कुछ इलाकों में अभी भी छिटपुट साल में बाल विवाह की खबरें आती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट से लेकर कायदे कानून तक बाल विवाह के खिलाफ है। तो अब देखना है कि सरकार ये टास्क फोर्स की रिपोर्ट पूरी तरह से क्या है और इस टास्क फोर्स की रिपोर्ट को सरकार अमल करती है तो उसके नतीजे क्या होते हैं और उसमें और बाकी चीज़ें क्या है, इसके बारे में किसी अखबार में विस्तार से जानकारी नहीं है, इसलिए मैं आकलन नहीं करना चाहता हूँ। तो दोस्तों मोटे तौर पर ये खबर है, इसके अलावा कुछ ऐसी खबर मुझे आज दिखी नहीं। अखबार में चूँकि दिवाली आ रही है इसलिए अखबार में विज्ञापन के पन्ने भरे हुए हैं, सजे हुए हैं। हर अखबार में बहुत ज़्यादा विज्ञापन है, कई पन्ने। तो फिलहाल चलिए बढ़िया है। कोरोना में जो 4-5 महीने अखबारों को विज्ञापन का नुकसान हुआ, शायद इस त्योहारी मौसम में उसका फ़ायदा हो। तो मोटे तौर पर यही है। दिल्ली ग्रेनों में प्रदूषण पर वार
और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक सदस्यीय जस्टिस लोकुर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है जो पराली जलाने के मामले पर नज़र रखेगी। नवभारत टाइम्स ने इसी को खबर छापा है, पराली जलाने पर अब सुप्रीम कोर्ट की नज़र। हालांकि इसमें पंजाब सरकार ने प्रोटेस्ट किया था सुप्रीम कोर्ट में कि इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके खतरे भी होते हैं। जस्टिस लोकुर अगर अपने हिसाब से सरकार को सलाह देंगे या अपनी रिपोर्ट देंगे, उस रिपोर्ट के हिसाब से सरकार की नाकामियां सामने आएगी तो उसके अपने मतलब है, इसलिए सरकार इसके पक्ष में नहीं थी, ये खबरें भी है। खैर, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। अब बिहार जाने की मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, हो सकता है 3-4 दिन बाद बिहार में दिखूँ, ना दिखूँ तो भी कोई बात नहीं, फ़िलहाल जाने की तैयारी कर रहा हूँ। नमस्कार।